Hello everyone, I am Anurag Pandey from Axis Institute. Today in this video lecture we are going to discuss about the fundamental unit of life. तो आज का हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज शेल। तो शेल को हम फंडामेंटल यूनिट क्यों बोलते हैं लाइफ की? अगर मैं बात करूँ एक बिल्डिंग के बारे में, तो बिल्डिंग का जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है एक ब्रिक। तो एक ब्रिक क्या होता है? एक ब्रिक अरेंज होता है, ठीक है, ब्रिक्स आपस में अरेंज होती हैं और अरेंज होकर के एक वॉल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो एक वॉल अगर है तो इस वॉल में कई ढेर सारी जो है वो ब्रिक्स प्रेजेंट होंगी, है ना। तो ये जो ब्रिक है, एक सिंगल ब्रिक जो है इसके रिपीटिशन से एक पूरी क्या बन रही है? वॉल बन रही है, ठीक है। इस ब्रिक के रिपीटिशन से जो है वो क्या बन रहा है? वॉल बन रहा है और फोर वॉल्स आपस में मिलकर के एक रूम का फॉर्मेशन कर देंगी रूफ और फ्लोर के साथ। तो ये जो भी चीजें हैं उसमें क्या रिपीटिशन देखने को मिल रहा है, और वो जो रिपीटिशन यानी कि वो जो रिपीटेड यूनिट है वो रिपीटेड यूनिट है हमारी ब्रिक। तो इसी तरीके से हम अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, ऐसी कई ढेर सारे रिपीटिंग सीक्वेंस होते हैं जिनके बेसिस पे उसका जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो उस रिपीटिंग सीक्वेंस को हम बोलते हैं सेल, और ये सेल ही रिपीट होकर के हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड कराती है। तो इसीलिए हम लोग जो है वो सेल को बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें सेल की प्रेजेंस ना हो। यदि वो लिविंग है और ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसमें लाइफ है, तो वो लाइफ किसकी वजह से होगा? सेल की वजह से। वहां पे सेल जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा हर हाल में, और सेल के रिपीटिशन से ही जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है वो मिलता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जिस तरीके से हमारी बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो बिल्डिंग में क्या होता है, ब्रिक्स है, वो ब्रिक्स आपस में वॉल का फॉर्मेशन करते हैं और वो वॉल जो है आपस में कई ढेर सारे वॉल मिलकर के एक रूम का फॉर्मेशन, फिर कई ढेर सारे रूम मिलकर के एक पूरी की पूरी बिल्डिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसी तरीके से अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो उस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो बेसिक यूनिट होती है जिसको कि हम लोग सेल बोलते हैं, और इसीलिए सेल को हम लोग बोलते हैं इट इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है सेल, ठीक है। तो सेल हम समझ में आया। फिर जैसे मैंने बोला कि कई ढेर सारी ब्रिक्स मिलकर के एक वॉल बनाएंगे, तो इसी तरीके से कई ढेर सारी सेल्स मिलेंगी और ये सेल्स आपस में टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। लेकिन सारी सेल की ओरिजिन क्या होनी चाहिए? सेम, ओरिजिन मस्ट बी सेम। तो सेल ए ग्रुप ऑफ सेल which have similar origin and performing a specific kind of function is called tissue, जिसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे। तो सेल जो है वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, और कई ढेर सारे सेल्स मिलेंगी जिनकी ओरिजिन सिमिलर होगी और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करेंगी, उनको हम लोग बोलेंगे टिश्यू। तो इस तरीके से कई ढेर सारे टिश्यू आएंगे, वो टिश्यू क्या करेगा? ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा, ऑर्गन कई ढेर सारे मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, और फिर जो है वो फाइनली एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं यदि कोई ऑर्गेनिज्म है, यदि कोई ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो कई ढेर सारी ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बना होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? ऑर्गन सिस्टम जो है वो ढेर सारे ऑर्गन से मिलकर के बना होता है। अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स है, माउथ है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, पैंक्रियास है, तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं। और अगर मैं ऑर्गन्स की बात करूं तो ये ऑर्गन्स जो है वो असेंबल होता है, कई ढेर सारे टिश्यूज जो है वो आपस में अरेंज होते हैं और अरेंज होकर के एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। और यदि बात की जाए ऑर्गन टिश्यू की, तो टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? टिश्यू मिलकर बना होता है सेल।
अब इसके आगे जो है वो हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो सेल जो है वो क्या है, हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो हम देख रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होंगे, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, और भी ढेर सारे हैं, नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। तो वहां पे जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा, और ये ऑर्गन सिस्टम जो है उसमें ढेर सारे ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करता हूँ, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, ब्लड वेसल्स है और ब्लड होगा, और हमारा द पंपिंग ऑर्गन यानी कि हार्ट होगा। तो इस तरीके से जो है वो कई ढेर सारे ऑर्गन्स मिलेंगे जहां पर कि एक सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता हूं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल आता है, वहां पे डिफरेंट ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। माउथ है ना, लीवर है, पैंक्रियाज है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये सारे के सारे जो है वो डिफरेंट ऑर्गन है, और ये ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये ऑर्गन जो है वो टिश्यूज से मिलकर के बने होते हैं, और ये टिश्यू जो है वो क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन। और सेल की अगर बात की जाए तो सेल क्या है, सेल होता है हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। तो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, या फिर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे कि हम एक बिल्डिंग में देखते हैं तो जो ब्रिक होता है वो ब्रिक क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। उसी तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो उसमें जो है वो सेल क्या होगा, एक बिल्डिंग ब्लॉक होगा। ठीक है, तो सेल क्या है, सेल क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन एनिमल और ए प्लांट। अभी हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन देखा, तो ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि सेल के आगे जो है वो हम कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहे थे, सेल के आगे हम लोग जो है वो नहीं जाते थे। तो सेल भी जो है वो कई चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे जो है वो हमको देखने को मिलता है। तो ये ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म वगैरह मिलकर के जो है वो सेल का फॉर्मेशन होता है। तो सेल जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। किसी भी लाइफ का लिविंग पार्ट का क्या है, एनिमल हो या फिर प्लांट हो, उसमें उसका क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, और इट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट होने के साथ साथ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी होती है। क्यों इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्स के अरेंजमेंट से बॉडी को एक स्ट्रक्चर मिलता है, और जो भी बेसिक फंक्शन हो रहे होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे रिस्पिरेशन है, डाइजेशन है, वो सारे के सारे जो है वो सेलुलर लेवल पे हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सेल जो है वो हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल इज ए लैटिन वर्ड सेलुला व्हिच मींस अ लिटिल रूम। तो सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, और जिसका मतलब होता है अ टाइनी रूम, यानी कि एक छोटा सा कमरा या फिर एक कंपार्टमेंट। अगर डिस्कवरी ऑफ सेल की बात की जाए कि सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो सेल को सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। और ये जो सेल थी एक तरीके से डेड सेल थी। इसको डेड सेल इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें जो है वो प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, किसमें जो है वो देखा था, इन्होंने कॉर्क में देखा था। कॉर्क यानी कि जो बॉर्डर का ढक्कन होता है ना, उसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं। और यहाँ पे कॉर्क में जो है उन्होंने क्या किया था, कॉर्क का एक थिन सेक्शन, एक थिन ट्रांसफर सेक्शन कट किया था, और उसको सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। तो जब उन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो इनको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला, और इन्होंने उसमें जितने भी कंपार्टमेंट थे हर कंपार्टमेंट के लिए टर्म यूज किया सेल। तो सेल का जो ओरिजिन है ये लैटिन वर्ड है, और ये जो लैटिन वर्ड है सेलुला, और इस सेलुला का मतलब होता है अ टाइनी रूम, अ लिटिल कंपार्टमेंट। तो सेलुला वर्ड जो है वो उससे आया है सेल, और सेल की पहली डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। और ये जो सेल थी, इन्होंने सेल की डिस्कवरी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में की थी, और उसको जब ऑब्जर्व किया तो वहां पे एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला था। ठीक है, तो ही सॉ ए हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, फिर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब इज कंसिस्ट ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट। तो स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब अगर देखा जाए तो उसमें हेक्सागोनल कई ढेर सारे कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इन कंपार्टमेंट्स के लिए ही टर्म उन्होंने यूज किया था सेल। ठीक है, तो वहां पे उनको कई ढेर सारे लिटिल कंपार्टमेंट देखने को मिला था, और ईच कंपार्टमेंट के लिए उन्होंने टर्म यूज किया था सेल।
तो यहाँ पे क्या है, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं पील ऑफ ऑनियन, ठीक है। तो ऑनियन पील में हम देखते हैं, जब ऑनियन पील करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं सफ्रानी स्टेन करके, तो वहां पे हमको ऐसे हेक्सागोनल सेल्स दिखाई देते हैं, और इन हेक्सागोनल सेल्स में जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं, 1 ये 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे कंपार्टमेंट्स आपस में मिल करके वहां पे पील में देखने को मिलते हैं, ऑनियन पील में। तो ये सारे के सारे के जो भी है, एक है, इसके लिए टर्म यूज किया सेल, ठीक है। सभी के लिए उन्होंने टर्म यूज किया सेल, और इस सेल के सेंट्रल में एक डेंस रीजन था, उस डेंस रीजन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसकी डिस्कवरी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और ये क्या है, ऑनियन पील है, ठीक है। तो ऑनियन पील को जब हम माइक्रोस्कोप में सफ्रानी स्टेन करके देखते हैं, तो वहां पे हेक्सागोनल सेल्स देखने को मिलती हैं, और कुछ ऐसी ही सेल्स जो है वो कॉर्क में रॉबर्ट बुक ने देखा था, उन्होंने जब उसको ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ पे क्या है, these smallest structure are the basic building block of the onion peel या फिर ऑनियन पर इज कॉल्ड सेल। तो ऑनियन पील में ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जो सिंगल कंपार्टमेंट्स है, ये कंपार्टमेंट जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक के तरीके से काम करती हैं, और ऐसे मिलकर के ये कई ढेर सारी सेल्स आपस में अरेंज होकर के एक पूरा का पूरा ऑनियन का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसीलिए इस तरीके की जो अरेंजमेंट है, सिंगल सेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक। फिर अगर बात करते हैं लिविंग सेल की डिस्कवरी की, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ इन 1674 1674 में जो है वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ आए थे, और इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप में इंप्रूवमेंट किया, और इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल जो है वो डिस्कवर किया। तो यहाँ पे लिविंग सेल डिस्कवर करने का क्या मतलब है, जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था वो डेड सेल थी, ठीक है। तो कॉर्क सेल जो थी वो डेड सेल थी, और डेड सेल और लिविंग सेल में बस बेसिक डिफरेंस है प्रोटोप्लाज्म का। यदि किसी सेल में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो उस सेल को हम लोग बोलते हैं लिविंग सेल, और यदि प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है तो उस सेल को हम लोग बोलेंगे डेड सेल। तो सेल का जो लिविंग कंटेंट होता है, लिविंग सेल आर दोज सेल व्हिच कंटेन फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो लिविंग सेल में एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, और इस प्रोटोप्लाज्म में हमको दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। पहला होता है जो फ्लूइड कंटेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और जो सेंट्रल डेंस रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आपस में मिलकर के फॉर्म करते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो जिस सेल में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसको बोलेंगे लिविंग सेल, और जिस सेल में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है उसको बोलेंगे हम लोग डेड सेल। बात करते हैं सेल थ्योरी की, तो सेल थ्योरी को जो है वो स्लाइडेन इन 1838 और स्वॉन जो है वो 1839 में जो है वो सेल थ्योरी दिया था, और रुडोल्फ विर्को ने जो है वो सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया और एक टर्म दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब था कि ऑल सेल्स डेराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ऑल सेल डेराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब क्या है कि जो भी नई सेल आती है वो पिछले सेल से आती है। पिछले सेल से आने का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। तो ये जब डिवाइड होगी तो ये क्या होगी, एक सेल से दो सेल बनेगा, और ये दोनों सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि पेरेंट सेल से आती है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का यही मतलब है, ओमनिस सेलुला इस सेलुला का मतलब है ऑल सेल डेराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये जो दो सेल है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहा है, ठीक है। तो एक सेल डिवाइड होगी और उससे दो सेल बनेगा, और ये दोनों सेल जो डॉटर सेल है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से हमको देखने को मिलता है, और इसीलिए इन्होंने टर्म यूज किया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, जिसका मतलब है ऑल सेल डेराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर है। फिर सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स की बात की जाए तो सेल थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, ईदर सिंगल सेल और मल्टीपल सेल, ठीक है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उनको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उनको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर, और मल्टीपल सेल और है तो उनको बोलते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
एन ऑर्गेनिज्म, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म का अगर बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात की जाए तो वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल। और थर्ड पॉइंट है ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो भी नई सेल आती है वो पहले पीछे वाली सेल जो पहले एग्जिस्ट कर रही थी उस सेल से आती है। एक सेल से दूसरी सेल बनती है। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से बताता हूँ, ये एक पेरेंट सेल है और ये पेरेंट सेल आपस में डिवाइड होकर के दो सेल बना रही है। अब जो है ये पेरेंट सेल का एग्जिस्टेंस नहीं है, अब ये प्री पहले एग्जिस्ट करती थी, अब ये सेल क्या होगी, ब्रेक होकर के डिवाइड होकर के दो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगी, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगी। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि अब क्या है, जब ये सेल डिवाइड होगी तो ये दो सेल देखने को मिलेगी। अब जो है ये सेल का एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि ये क्या थी, प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक, यानी कि अब ये एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। ये दोनों सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यही है जिसको रुडोल्फ विल्को ने टर्म यूज किया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब था ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी सेल्स आती हैं वो सारी की सारी जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। और अगर बात किया जाए सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो दे द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का जब इन्वेंशन हुआ तो माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन ने लीड किया डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जब से जैसे माइक्रोस्कोप में जो है हम लोग डिस्कवरी करते गए या फिर इंप्रूवमेंट करते गए, सबसे पहले माइक्रोस्कोप आया, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तो इन सब बीच में हम लोगों ने क्या किया, माइक्रोस्कोप में जैसे जैसे इन्वेंशन होता गया, फिर इंप्रूवमेंट होता गया, तो वैसे वैसे हम लोग क्या करने लगे, डिस्कवरीज करने लगे, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में हम लोग जानने लगे। तो जब हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में जाना तो वहां पे हम लोग देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का मतलब ही ऐसा है, दोज ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से, बेरन आईज से नहीं देख सकते, नेकेड आईज से हम नहीं देख सकते, उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। और इनको देखने के लिए हमको क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, कंटेन सिंगल सेल टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, यानी कि इनको अपनी लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सेल की जरूरत होती है। इसीलिए जो है वो इनको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इनकी लाइफ की जो भी एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो एक सिंगल सेल में परफॉर्म होती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर का एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये है अमीबा, ये है पैरामीशियम और ये है हमारा यूग्रीना। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे हमको जो है वो सिंगल सेल देखने को मिलता है। और अगर बात की जाए दूसरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी का मतलब होता है मेनी। मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब होता है मेनी सेल। तो मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है, जब कई ढेर सारे ऑर्गेनिज्म में, किसी ऑर्गेनिज्म में जब कई ढेर सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी तो उन सेल्स, उन ऑर्गेनिज्म को बोला जाएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर, हर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा और इसी स्पेसिफिक फंक्शन का जो फिनोमिना है इसी को हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कि जहां पे मल्टीपल सेल्स होंगी वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो देखने को मिलेगा। तो मल्टी का मतलब हो गया मेनी, ऑर्गेनिज्म कंटेन्स मोर देन वन सेल टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक से ज्यादा सेल की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसका एग्जांपल क्या है, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फंजाई
फंजाई में एक्सेप्शन आपको कुछ देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, फॉर एग्जांपल ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंजाई है। बाकी मैक्सिमम जितने भी आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे मल्टीसेलुलर देखने को मिलेंगे। प्लांट्स जो भी होगा वो मल्टीसेलुलर होगा, और एनिमल्स जो भी हम देखते हैं वो सारे के सारे जो है वो मल्टीसेलुलर होंगे। तो यहाँ पे क्या है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रेजेंट। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, हर सेल का एक स्पेसिफिक टास्क होगा जिसको वो परफॉर्म करेगा, यानी कि यहाँ पे जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल स्टमक फॉर डाइजेशन, स्टमक जो है वो फूड के डाइजेशन के लिए है। हार्ट फॉर ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्लड पंप, ठीक है। तो हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन है और ब्लड पंप का है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर बात किया जाए, a cell is able to live and perform its function because of presence of the cell organelle। तो सेल ऑर्गेनेल, सेल जो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, वहां पे क्या होता है कि वहां पे कई ढेर सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके बेसिस पे सेल जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और इन्हीं को हम लोग जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। These organelles together constitute the basic unit structure called cell। तो जैसे हमने बोला सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट है। उसी तरीके से सेल की यूनिट की अगर बात की जाए तो सेल का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है सेल ऑर्गेनेल। तो कई ढेर सारे ऑर्गेनेल मिलेंगे और वो ऑर्गेनेल मिलकर के एक सेल का फॉर्मेशन करेंगे। है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो ये देखिए ये एनिमल है, डियर है, तो इसमें जो है वो कई ढेर सारे सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। ये प्लांट है और ये फंजाई है, जहां पे आप देख रहे हैं कई ढेर सारे सेल्स प्रेजेंट है, और हम इनको अपने बैरन आइज से भी इजीली देख सकते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरली हमको जो भी ऑर्गेनिज्म नेचर में दिखाई देते हैं जिनको हम बैरन आइज से देख सकते हैं, वो सारे के सारे जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमको जो है वो माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, और इसीलिए हम लोग उनको जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब अगर बात किया जाए सेल शेप एंड इट्स साइज के बारे में, तो सेल का जो शेप है वो वेरियस शेप हमको देखने को मिलता है, और ये जो वेरियस शेप है ये इसकी फंक्शनिंग को जो है वो परफॉर्म कराता है, इसकी फंक्शनिंग के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है अभी थोड़ी देर में हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। तो जो उनका शेप होता है और वो जो साइज है वो उनके स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जरूरी होता है। जैसे कि अगर अमीबा की बात की जाए तो बेसिकली दो तरीके के शेप सेल में देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, फिक्स्ड शेप, और दूसरा जो है वो इररेगुलर शेप, यानी कि ऐसी सेल्स जो कि अपना शेप मेंटेन नहीं रख पाती है उनको हम लोग बोलते हैं इररेगुलर शेप। तो यहाँ पे अमीबा जो है इसका जो शेप होता है वो इररेगुलर शेप होता है, और ये इररेगुलर शेप जो है वो इसके मूवमेंट में और फूड कैप्चरिंग के लिए हेल्पफुल होता है। कैसे हेल्पफुल होता है, अगर मैं अमीबा का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से अमीबा का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, अमीबा में एक स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, अमीबा में क्या होता है, स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीड। तो यहाँ पे जो है वो फॉल्स फीड का फॉर्मेशन होता है, और ये फॉल्स फीड जो है वो इसके मूवमेंट के लिए जो है वो हेल्पफुल होता है। तो वो किस तरीके से बनेगा, इसका शेप फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे एक फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन देखने को मिलेगा, और ये फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन जो है इसी को हम लोग बोलेंगे स्यूडोपोडिया, और ये जो है वो फूड कैप्चरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे सपोज ये कोई फूड पार्टिकल है, ये कोई क्या है, यहाँ पे ये कोई फूड पार्टिकल है, तो जब इस फूड पार्टिकल स्यूडोपोडिया के पास आएगा तो क्या होगा, ये स्यूडोपोडिया आपस में इनका जो वॉल है ये क्या होगा, आपस में ये जो फूड पार्टिकल है इसके चारों ओर एक वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो है बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो इररेगुलर शेप है, ये इररेगुलर शेप जो है वो अमीबा को हेल्प कर रहा है इसकी मोटेलिटी में और फूड कैप्चरिंग में इसको हेल्प कर रहा है। फिर अगर बात किया जाए आरबीसी का, तो अब अगर फिक्स्ड शेप सेल की बात की जाए, बाइकॉन्केव डिस्क शेप जो है वो होता है ब्लड सेल, यानी कि आरबीसी जो सेल होता है वो बाइकॉन्केव और डिस्क शेप सेल होता है, और आरबीसी का जो बेसिक फंक्शन होता है वो बेसिक फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन।
तो ये जो शेप है वो हेल्प करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में। और अगर ओवम की बात की जाए तो ओवम जो है वो स्फेरिकल सेल है और ह्यूमन बॉडी का जो है वो लार्जेस्ट सेल है। फिर नॉब्ड थ्रेड लाइक जो शेप है वो होता है स्पर्म का, स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। तो ये जो अगर स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि ये देखिए ये नॉब लाइक है और ये टेल रीजन जो है ये हेड है और ये टेल। तो यहाँ पे जो टेल रीजन है ये कैसा है, थ्रेड लाइक है और हेड रीजन जो है वो नॉब लाइक है। तो नॉब एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्पर्म में देखने को मिलता है। और स्पिंडल शेप शेल जो है वो हमको मसल्स का जो शेप होता है वो स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल का मतलब क्या है, टेपर एट बोथ एंड। तो ये जो सेल है जो बोथ एंड, दोनों एंड में क्या होती है, नैरो हो और बीच में स्वेलन हो, इस तरीके का जो सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल सेल। और यहाँ पे ये जो सेल होती है ये सेल जो है वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मसल सेल्स जो है वो हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर अगर सेल साइज की बात की जाए तो डिफरेंट साइज सेल में देखने को मिलते हैं। कुछ सेल्स जो होती हैं वो बहुत ही छोटी होती है और कुछ सेल्स जो है वो बहुत ही बड़ी होती है। तो स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात की जाए तो माइकोप्लाज्मा जो है वो हमारी जो वर्ड है, जो वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म अब तक नोन ऑर्गेनिज्म है तो उनमें माइकोप्लाज्मा का साइज जो है वो सबसे छोटा है, 0.2 to 0.3 मिली माइक्रोन। ठीक है, तो इसका जो साइज है वो 0.3 to 0.2 to 0.3 म्यूएम है। और लार्जेस्ट सेल की अगर बात की जाए तो जो लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच एग सेल है। सरफेस एरिया के बेसिस पे जो लार्जेस्ट सेल है वो क्या है, ऑस्ट्रिच एग है, जिसका लेंथ है वो 130 to 170 मिलीमीटर देखने को मिलता है। और अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात की जाए तो जो लॉन्गेस्ट यानी कि जो सबसे लंबी सेल है वो नर्व सेल है। और ये लंबी इसलिए है क्योंकि नर्व सेल का जो मेन फंक्शन होता है वो इंपल्स का ट्रांसडक्शन होता है। तो अगर ये छोटी छोटी सेल्स होंगी तो इंपल्स के ट्रांसडक्शन में जो है वो टाइम लगेगा। तो जितनी बड़ी नर्व सेल होगी उतना जल्दी जो है वो इंपल्स का ट्रांसडक्शन एक जगह से दूसरी जगह पे हो पाएगा। थैंक यू।